नमस्कार। देश के विमर्श में आप सभी का स्वागत है। देश के विमर्श में हम उन महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके समक्ष लेके आते हैं, उन्हें बारीकी से समझाते हैं जिन मुद्दों पर मुख्य धारा का मीडिया या तो चर्चा नहीं करता या इतना जटिल बना देता है कि आम आदमी की वो समझ से बाहर हो जाती है। और आज ऐसा ही महत्वपूर्ण मुद्दा हम लेके आए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के पश्चात जो इस देश में बवाल हो रहा है, सेबी और सेबी प्रमुख को लेके, अडानी को लेकर के, और बीजेपी और सत्ता पक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है, अलग तरह से सवालों पे सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष अपने सवाल उठा रहा है, उन सब पे हम एक सरल भाषा के भीतर एक आम आदमी उसे समझ सके उस रूप में इस मुद्दे को समझाने का एक संक्षिप्त प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। और मुद्दा यह है कि हिंडनबर्ग की एक 46 पेज की अभी एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में जो सेबी प्रमुख है माधवीपुरी बुच और उसके पति जो है धवल बुच, उन पे एक आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने निवेश ऐसी ऑफशोर कंपनी में किया है जो अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि अडानी के जो बड़े भाई है विनोद अडानी, उनकी पार्टनरशिप में उन्होंने निवेश किया। हालांकि मुद्दा इतना सरल नहीं है, मुद्दा बहुत गहरा है। इसे पूरा समझना के लिए हमको बहुत सारी तकनीकी शब्दावलियों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं तो वो तकनीकी शब्दावलियों में उलझ के रह जाते हैं। और इसीलिए आम आदमी केवल और केवल जो बहस होती है, जो चर्चाएं होती है, उसमें वो सिर्फ चेहरे देखता है या प्रवक्ताओं की बातों पर विश्वास करके अपना एक जैसा भी एक मत होता है वो बना लेता है, वो सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं इस मुद्दे की तह पे जाऊं उससे पहले आपको कुछ शब्दावलियां, जो तकनीकी शब्दावलियां हैं, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि हिंडनबर्ग रिसर्च होती क्या है, ये क्या है। बेसिकली हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध, हिंडनबर्ग एक वित्तीय शोध करने वाली अमेरिकी कंपनी है जो 2017 में नॉर्थन एंडरसन ने इसको स्थापित किया था। और इस कंपनी का मुख्य कार्य, ये एक तरह से शॉर्ट सेलर कंपनी है। शॉर्ट सेलर कंपनी कौन सी होती है? जो कुछ छोटे समय में शेयर बाजार के भीतर कुछ उथल पुथल ला करके उसमें निवेश करके और मुनाफा कमाती है। मतलब छोटे समय में एक बड़ा मुनाफा कमाती है। लेकिन ये कैसे करती है? ये कुछ जो बड़ी कंपनियां होती है, उन बड़ी कंपनियों की जो वो गलत तरीके से उनकी वित्तीय अनियमितताएं होती हैं, उन वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती है। उनके जो अकाउंटिंग के मैनिपुलेशन है उसको उजागर करती है, और उसको उजागर करके उनके शेयरों को गिरा करके और फिर वो लाभ कमाती है। ये उनका एक तरीका है और लंबे समय से ये काम कर रही है। इसकी जब रिपोर्ट आती है तो दुनिया में बड़ा बवाल होता है, क्योंकि रिपोर्ट प्रकाशित करने में ये ऑथेंटिक सोर्सों तक जाते हैं और उसका प्रमाण सहित वो सामने लेके आते हैं। तो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक तकनीकी शब्दावली आती है ऑफशोर कंपनियां। तो सबसे पहले इसे भी जानना जरूरी है मित्रों। ऑफशोर कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जो अपने व्यावसायिक जगह से किसी दूसरे देश के भीतर रजिस्टर्ड होती है। जैसे भारत में अगर कोई कंपनी अपना व्यावसायिक काम कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसका मान लीजिए मॉरिशस या सिंगापुर या चाइना कहीं दूसरी जगह है, और वहाँ से फिर वो भारत में अपना व्यवसाय करती है और वहीं दूसरे देश में उसका मुख्यालय होता है। आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या होगी, और इस सब चीज़ों में ये क्यों और चर्चा में है? बड़ी बात यह है, जैसे आप एक उदाहरण से समझिएगा कि मान लीजिए, और ये उदाहरण बिल्कुल प्रत्यक्ष और ऐसा उदाहरण है जो अपने आप में काफ़ी चर्चा में रहा और जिसमें सत्यता है। जैसे मान लीजिए कि आप चाइना का माल आपका सोचते हो कि सस्ता माल आता है। अब चाइना का माल जो है उसको भारत की कंपनी खरीदती है, तो चाइना की कंपनी से खरीदेगी, तो चाइना की कंपनी से खरीदेगी तो उसको उसी रेट पे खरीदेगी जो चाइना की कंपनी बेच रही है। लेकिन मान लीजिए कि एक कंपनी जो भारत में उसको खरीद रही है, वही कंपनी अपनी एक दूसरी ब्रांच, एक दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड कर ले चाइना के भीतर, और वहाँ से चाइना से वो माल उठा करके फिर उस चाइनीज माल को भारत की उसी कंपनी को महंगे दाम पे दे दे। तो अब क्या हुआ कि महंगे दाम पे प्रॉफिट तो वही कमा लिया। और ये खेल करती है कंपनियां, और ये एक बड़ा खेल चल रहा है, वो किसी और के द्वारा नहीं, अडानी ग्रुप के द्वारा। कोयला जो ठेका दिया गया था अडानी ग्रुप को, उसमें यही सारा खेल था।
आपने सुना भी होगा, जो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी है कि जो बिजली का बिल देते हो उसका बड़ा हिस्सा अडानी जी के पास जाता है। तो कैसे जाता है? वो इसी तरह से कि जो कोयला है वो सस्ता आ रहा था, लेकिन विदेश में अपनी कंपनी से महंगा खरीद करके उसको भारत में फिर महंगा भेज दिया जाता है। इस तरह से जो कंपनियां काम करती है उनको ऑफशोर कंपनियां कहा जाता है। एक और तकनीकी शब्दावली आएगी, वो आएगी सेल कंपनियां, क्योंकि वो बाद में आएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। सेल कंपनियां क्या होती है? ये कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जो डमी कंपनियां होती है, कागजी, मतलब वो वास्तव में कहीं लेन देन नहीं करती है, डमी उनके डायरेक्टर होते हैं, डमी कंपनी होती है। ये क्यों गठित करते हैं? ये बेसिकली कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज में ये कंपनियां बनाते हैं और उसके पीछे मकसद ये होता है कि जो ब्लैक मनी होता है वो उनके माध्यम से शेयर बाजार में वापस आता है। और इसकी भी अपनी एक सीरीज होती है। कैसे? ये क्योंकि बहुत सारी डमी कंपनियां होती है, पता नहीं चलता कि कौन किस में निवेश कर रहा है। और पिछली जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट थी उसमें अडानी ग्रुप पर यही आरोप था कि वो टैक्स हेवन कंट्रीज के भीतर डमी कंपनियां, मतलब सेल कंपनियां खोल के उनके माध्यम से अपना जो खुद का पैसा पहले उनमें लगाना, एक्स कंपनी वाई में लगाएगी, वाई जेड में लगाएगी, जेड फिर पी में लगाएगी, पी फिर क्यू में लगाएगी, और क्यू फिर भारत के शेयर बाजार में लगाएगा। इसलिए सीरीज इतनी मल्टी लेयर कंपनियां हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि किसका पैसा लगा। तो इस तरह से सेल कंपनियों का खेल रहता है। एक और तकनीकी शब्दावली आया हुआ है टैक्स हेवन कंट्रीज। टैक्स हेवन कंट्रीज कौन से होते हैं? ऐसे छोटे छोटे द्वीपीय देश होते हैं जो ऐसे कानून बनाते हैं अपने देश के भीतर कि वहाँ से अगर किसी विदेशी देश में अगर निवेश किया जाता है तो उस पर वो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप सोचिए, उसको इस तरह से समझिए, जैसे भारत की मैं भारत की एक कंपनी चलाता हूँ, ठीक है। मैंने मॉरिशस में एक कंपनी खोली और मॉरिशस से फिर मैं पैसा भारत में लगाता हूँ। तो मैं भारत में अगर पैसा लगाता हूँ तो भारत सरकार टैक्स लेती है, लेकिन अगर मैं मॉरिशस के रास्ते भारत में पैसा लगाऊंगा तो फिर उस पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से बड़े स्तर पर टैक्स चोरी की जाती है और इसीलिए लगभग 40% जो हमारे शेयर बाजार के भीतर पैसा आता या जो निवेश आता वो मॉरिशस के रूट से आता है। और बहुत सारे और दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज है, जैसे बरमूडा, युगांडा, है ना, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिनको टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है। तो ये तो मैंने कुछ तकनीकी शब्दावलियां बताई। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ और मुद्दे की बात ये है कि अभी जो हिंडनबर्ग रिसर्च में आखिर जो सेबी प्रमुख जो है उस पर आरोप क्या लगाया है। लेकिन आरोप लगाने से पहले, और उन आरोप लगाने से मतलब आरोप तो लगे ही हैं, लेकिन उन आरोप लगाने पे ऐसा क्या चीज़ है कि उसका कनेक्शन अडानी से बैठा के ये कहा जाता है कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठा दिया, या ये कहें कि अगर चौकीदारी है, अगर चोर को बचाए या चोर को बचाए तो क्या चोर को भगाए, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो ये क्यों है? और इस सब चीज़ों पे जो विपक्ष है वो जेपीसी की मांग कर रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये जो सारा मामला विपक्ष इसलिए उठा रहा है क्योंकि विदेशों से साथ मिल करके जो है देश में ये एक तरह से देशद्रोह का काम, देश विरोधी गतिविधि है ये, और एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का काम है। तो हम समझते हैं, पूरे मुद्दे को समझते हैं और तकनीकी आप रुके रहिए वीडियो पे और आप इसे सरल भाषा में समझिए और पूरे मुद्दे को समझ करके फिर अपनी एक राय बनाइए। तो एक्चुअल में जो फिगर है, जो तथ्य है, उनको मैं तथ्य के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि सेबी प्रमुख जो है माधुरीपुरी बुच, वो कब से सेबी में है और पहले वो क्या करती थी। तो सेबी प्रमुख तो वो बनी है 1 मार्च 2022 को, लेकिन उससे पहले 1 अप्रैल 2017 को वो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनी है। उससे पहले जो ये माधवी जी है वो अपना एक प्राइवेट बिजनेस करती है, आईसीआईसी बैंक से जुड़ी हुई थी और अपना एक प्राइवेट जो इन्वेस्ट करती है, कंपनियां चलाती है अपने पति के साथ मिलके। सामान्यतः जो सेबी प्रमुख आज तक बनते हैं इनसे पहले वो कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन एक पहला एग्जाम्पल था जब प्राइवेट सेक्टर से किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को ला करके सेबी प्रमुख बनाया गया। लेकिन 2 तिथियां आप याद रखें समझने के लिए, तभी आप इस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को समझ पाएंगे। पहला, 1 अप्रैल 2017 को ये माधवी जी
सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनती है। और दूसरी डेट आप याद रखिए, 1 मार्च 2022 को ये सेबी की प्रमुख बन जाती है। क्लियर? आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? रिपोर्ट ये कहती है, पहली बात, इसमें 3 आरोप हैं, अलग अलग करके समझिएगा। पहला आरोप, 27 मार्च 2013 को ये जो माधवी जी है, उन्होंने सिंगापुर में एक कंपनी स्थापित की, अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और ये उसकी 100% मालकिन थी उस समय। और उन्होंने, आप देखेंगे, उन्होंने 16 मार्च, डेट याद कीजिए, 16 मार्च 2022 को, आप सोचिए 1 मार्च 2022 को ये सेबी प्रमुख बनती है, उसके 16 दिन बाद 16 मार्च 2022 को ये अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये अपने पति के नाम ट्रांसफ़र करती है और मेल भेजती है। इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में केवल ऐसा नहीं कि बातें उठाई गई, सारे वो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि सेबी का कोई पूर्णकालिक सदस्य या सेबी प्रमुख, जो सेबी एक नियामक संस्था है, सारे शेयर बाजार और इन्वेस्टर्स, उनकी जो नियामक संस्था है, बहुत बड़ा रेगुलेटरी एजेंसी है, उसकी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सेदार कोई पूर्णकालिक सदस्य या अध्यक्ष कोई अपनी निजी कंपनी कैसे चला सकता है? और अगर चला रहा था तो क्या उसकी सूचना दी? क्योंकि आप अगर प्राइवेट बिजनेस कर रहे हो तो फिर रेगुलेशन में फिर आप इम्पार्शियल नहीं रह सकते। तो आरोप यह है कि माधवी जी ने ये सूचना छिपाई है और ये सेबी के अपॉइंटमेंट के रूल्स और उसके पूर्णकालिक और अध्यक्ष के रूल्स के अगेंस्ट है। नंबर 1, क्लियर? दूसरा आरोप उन पे यह है, जून 2015 में, देखिए अभी मैंने आपसे बताया कि अप्रैल 2017 में ये पूर्णकालिक सदस्य बनते, उससे पहले जून 2015 में ये और उनके पति एक ऑफशोर कंपनी है मॉरिशस की, जिसका नाम है IPE प्लस फंड 1 क्रिएट करके एक ऑफशोर कंपनी से कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं। और ये ऑफशोर कंपनी जो कहते हैं कि उनके पति के दोस्त थे अनिल आहूजा जी, उनकी सलाह पे किया, लेकिन बाद में ये जो ऑफशोर कंपनी है वो गौतम अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी के पार्टनरशिप में होती है। और ये कंपनी, ऑफशोर कंपनियां समझ गए ना, जो विदेश में रह कर के उसी की ब्रांच विदेश में स्थापित करके फिर भारत में वो उसी कंपनी को माल बेचती है। तो इसका मतलब है कि जो ऑफशोर कंपनियां, जो आरोप पिछली हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी जी और अडानी ग्रुप पे लगा था, उसमें हिस्सेदार उनके पति जी हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है, और वो आज भी है, सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये जांच चली और जांच सेबी को दिया, तो कोई किसी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जुड़े हुए हो, जैसे आपने सुना होगा कि कोई जज, अगर जज को कई बार देखा होगा कि वो अपनी सुनवाई से हट जाता है, उन्हें वो कहता नहीं मेरा बेटा या मेरा कोई संबंधी या संबंधी का संबंधी इस केस से जुड़ा हुआ है, मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी सुनवाई से मैं दूर हटता हूँ। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी ये कहता है कि जब आप किसी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हो और उसमें आपके इंटरेस्ट जुड़े हुए हो तो आपको उस निर्णय प्रक्रिया से हट जाना चाहिए। तो जब सेबी जांच कर रही थी, अब मैं इस मामले को भी थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, हुआ ये था कि पिछले साल गौतम अडानी जी पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी, जिसमें बड़े आरोप लगाए थे कि अडानी ग्रुप किस तरह से ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से निवेश करवा करके महंगी दर पर आयात करता है और कैसे सेल कंपनियों के माध्यम से पूरा का पूरा एक हाइपोथेटिकली वातावरण क्रिएट करके अपने शेयर बाजार, अपने शेयर की वैल्यूज को बढ़ाता है। तो वो उनके बाद में अडानी ग्रुप पूरी तरह से नीचे, उनके शेयर बाजार धड़ाम हो गया था और पूरे देश में मामला उठा था, जेपीसी की मांग उठी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये जांच दी थी। उस जांच में सेबी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जब सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब पेश किया, उसमें कहा कि अडानी ग्रुप पे कोई आरोप नहीं है, बल्कि उन्होंने हिंडनबर्ग को ही एक कारण बताओ नोटिस दे दिया कि आपने
ये आरोप लगाए, उनके बुनियादी आधार ये पर्याप्त नहीं है, इसकी तकनीकी गलत है, और उन्हीं को एक नोटिस दे दिया। इस पे हिंडनबर्ग ने अब की बार इस नोटिस देने के बाद में ये नया खुलासा किया है कि आखिर सेबी प्रमुख उन्हें कारण बताओ नोटिस बता दे रही है, और जो जांच करनी चाहिए उसको क्लीन चिट दे रही है अडानी ग्रुप को, कि उसके पीछे उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और उसमें एक इंटरेस्ट ये है कि उनके पति के हिस्सेदारी है गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी जी की कंपनी में, जो मॉरिशस से काम करती है, और उसके माध्यम ये एक सेल कंपनी है, एक ऑफशोर कंपनी है, और चूंकि उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसलिए वो अडानी जी के पक्ष में काम कर रही है। तो ये दूसरा आरोप है। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है। जुलाई 2019 में इनके जो पति है माधवीपुरी जी के पति है धवल साहब, धवल बुच जी, उन्हें एक ब्लैक स्टोन कंपनी है जो कैपिटल मार्केट में एडवाइजरी का काम करती है। उस ब्लैक स्टोन कंपनी में प्रमुख एडवाइजर नियुक्त किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हस्बैंड का मामला है, कर सकते हैं। उसमें दो बातें हैं कि एक तो उनके पति को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस क्षेत्र का कोई ऐसा एक्सपर्टाइजेशन नहीं था, तो ये भी एक रिश्वत देने का तरीका हो सकता है। आप कहें कि केवल ये तो केवल बात आधारहीन भी हो सकता है, क्या होता है? नहीं, इसमें बाद में अलग अलग डेट है। 20 मार्च 2022, मतलब 1 मार्च 2022 को पद ग्रहण करती है सेबी प्रमुख का, 20 मार्च 2022 को, और उसके बाद में मार्च 2023 को 2 या 3 बार ऐसे मौके आते हैं जब वो अलग अलग कॉन्फ्रेंस में ये ब्लैक स्टोन कंपनी के पक्ष में सेबी प्रमुख माधवी जी स्टेटमेंट जारी करती है और कहती है कि ये एक अच्छी कंपनी है। तो मतलब जिसमें उनके हस्बैंड एडवाइजरी के तौर पे है, उनके पक्ष में इस तरह का वातावरण बनाना, इसका मतलब है कि माधवी जी सेबी प्रमुख के पद का दुरुपयोग कर रही है। ये 3 आरोप जो है माधवी जी पे लगे हैं, और इन आरोपों पे ये बात सामने आ रही है कि जो क्लीन चिट दिया है सेबी प्रमुख माधवी जी ने अडानी जी को सुप्रीम कोर्ट में, वो बेसिकली चौकीदार ही जैसे आरोपी चोर को भगा रहा हो, या फिर उसे ऐसे कहें कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया हो, उस तरह का प्रतीत हो रहा है। अब उसमें 2-3 चीज़ें आ रही है। अब ये माधवी जी और उनके हस्बैंड कह रहे हैं हमारी तो खुली किताब है जीवन, आप पढ़ लीजिए, लेकिन जवाब कहाँ है? एक बात को माधवी जी और उनके हस्बैंड स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी कंपनी में निवेश था। तो निवेश था मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को आपने बताया? तो आरोपों पे ये नहीं कह सकते कि मेरी किताब खुली किताब है। तथ्यात्मक रूप से जवाब कहाँ है? पहली बात, ये अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी बात है कि इसे बीजेपी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, क्योंकि आरोप तो अडानी जी पे या आरोप माधवी जी पे, बीजेपी इसके बीच में क्यों? ये बड़ा सोचने वाला। लेकिन फिर भी बीजेपी चूंकि एक स्टेटमेंट जारी करती है कि ये देश के खिलाफ साजिश है, तो क्या माधवी जी एक सेबी प्रमुख देश हो गई कि उसके विरुद्ध अगर कोई रिपोर्ट उजागर होती है तो क्या वो देश है? दूसरा, अगर अडानी जी पे कोई सवाल उठता है तो क्या वो देश है? पिछली बार भी जब अडानी जी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब यही बात सामने आई थी। तो अडानी जी और माधवी जी देश नहीं है। देश के लोगों से मिलके बनता है, और इतना दर्द नहीं होना चाहिए, इतना बचाव में नहीं होना चाहिए। जांच है, जांच होने दीजिए। तीसरा सवाल ये उठता है कि देखिए अब की बार मार्केट नहीं गिरा, आज के अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइन है। लेकिन आपको अभी मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि जो सेल कंपनियों की सीरीज होती है, ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को अभी, और फिर भारत में निवेश, तो जब किसी के शेयर बाजार जैसे दुनिया के निवेशक पैसा निकालना शुरू करते हैं, तो जो सेल कंपनियों से उनके शेयर खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उससे वो मार्केट को स्थिर कर देते हैं। तो मार्केट गिरा नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ है या परमानेंट है? और आशंका यही है कि अभी सेल कंपनी के माध्यम से मार्केट को बरकरार रखा गया होगा। सच्चाई पता नहीं, लेकिन ये इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और आखिरी सवाल ये है कि अगर माधवी जी को और उनके पति को ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग की
रिसर्च रिपोर्ट उनके चरित्र का हनन कर रही है, जैसा उन्होंने कहा है, तो फिर वो मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, मानहानि का दावा कर सकते हो। लेकिन मानहानि का दावा करने पर उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। लेकिन ये साबित करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनमें ज़्यादातर आरोपों को तो स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए सेबी प्रमुख पर लगे गए आरोप बड़े गंभीर है। केवल इतना नहीं है कि अडानी जी को बचाया जा रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एक नियामक संस्था जिस पे देश के करोड़ों करोड़ निवेशकों का एक विश्वास पर निवेश करते हैं कि कोई है जो उन्हें बचा लेगा। हमने चिटफंड के मामले में भी देखा था, पल्स और सहारा के मुद्दे पर, कि वित्त मंत्री जी कैसे 4 तरह के जवाब पेश कर रही है। डॉक्यूमेंट्स लाओ, कागज़ दिखाओ, पैसा ले जाओ। अरे हम पैसा नहीं दे सकते क्योंकि कोर्ट में सब जुडिशियल मैटर है, अभी इस पे लोडा कमेटी या दूसरी तरह की जजेज की कमेटी बनी हुई है। अलग अलग तरह के जवाब। ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि नियामक संस्थाएं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। और ये बात तब और गहरी हो जाती है जब इस पे माधवी जी जैसी नियुक्तियां होती हैं। तो देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सवाल उठता है कि आप और हम क्या कर सकते हैं। इस मुद्दे की गहराई को समझ करके हमें देश की आवाज़, देश के लोगों को इस मुद्दे को सरल भाषा में समझाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये केवल अडानी जी का मामला नहीं है, हम सब लोगों के निवेश का मामला है। हम सब लोगों का टैक्स का बड़ा खून पसीने की टैक्स की कमाई जाती है। हमें इस मामले में जागरूक होकर के एक लोक मत, एक पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करना होगा। और देश के विमर्श में हम इन्हीं मुद्दों को लेकर आते हैं जब आप एक अपना मत बना करके इस मत को आगे से आगे बढ़ाएं। ये मामला में आप और हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने बहुत सरल भाषा में मुद्दे को समझाया है। आप इसे एक मुहिम बनाइए, कम से कम 10 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर ये वीडियो फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं, उनसे हमें एक दिशा का पता चलता है कि हमारी एक दिशा कैसी है। हम फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे फिर मुखातिब होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।